नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं पति लोगों के लिए बहुत यूजफुल जानकारी शेयर करने वाली हूं, जो महिलाओं द्वारा किए गए झूठे केस को लेकर है, चाहे 498A का हो, डीवी का हो, 406 का हो, और सबसे ज्यादा मिसयूज जो है वो 498A का, जो नए कानून में बीएनएस के सेक्शन 85 के अंतर्गत दर्ज कराया जाता है। चाहे बीएनएस 85 का मामला हो या डीवी का हो, दहेज प्रताड़ना का हो, इसमें महिलाएं झूठे मामले बहुत ज़्यादा दर्ज कराने लगी हैं। और पति लोगों के लिए झूठे मामलों को क्वैश कब कराना है, कैसे कराना है, क्या सबूत देना होता है, ये बहुत बड़ी समस्या है और काफ़ी लोगों का सवाल इस टॉपिक पर आता रहता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इन्हीं सारे टॉपिक पर डिटेल में जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अगर इन सेक्शंस में झूठे मामले दर्ज कराए गए हैं तो आपको क्वेश्चन में कब जाना है, किस सेक्शन के अंतर्गत क्वेश्चन का पावर दिया गया है और किस स्टेज पर आपको क्वेश्चन में जाना चाहिए ताकि आपका मामला क्वेश हो जाए, एविडेंस कैसे बनाना है, क्या सबूत देना होता है, और सबूत को स्टार्टिंग टाइम में ही जब आप क्वेश्चन की मांग करते हैं तब देना होता है या पहले क्वेश्चन की मांग करते हैं बाद में आपको एविडेंस देना होता है। इस सब टॉपिक में डिटेल में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करूंगी, तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको घर बैठे मिलती रहें। जब भी किसी महिला द्वारा बीएनएस के सेक्शन 85 के अंतर्गत दहेज प्रताड़ना का या डोमेस्टिक वायलेंस का मामला दर्ज किया जाता है, सबसे पहले मामला जब पुलिस में पहुंचता है या कोर्ट में जाता है तो सुलह समझौता कराने की, मीडिएशन कराने का विकल्प दिया जाता है दोनों पक्षकारों को, जिसमें चाहे पुलिस हो या कोर्ट में काउंसलर के माध्यम से हो, सुलह समझौता कराकर मामले को खत्म कराने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जब पत्नियां झूठे मामले दर्ज कराती हैं, आरोप लगाकर मामले दर्ज करा देती हैं और ससुराल वाले बदमाश स्वभाव के होते हैं और वो सिर्फ परेशान करने के लिए मामला दर्ज कराते हैं, तो वो सेटलमेंट नहीं करते हैं, सुलह समझौता नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि पति पर और उसके परिवार वालों पर गिरफ्तारी का दबाव बना रहे और वो लोग डरें, ताकि जब उन पर डर बना रहेगा तो वो पत्नी की जो अनलॉफुल डिमांड होगी, अननेसेसरी डिमांड होगी, मेंटेनेंस एलिमनी की मांग होगी, या वो अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह के झूठे मामले दर्ज कराई हैं, तो वो सेटलमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हैं, चाहे पुलिस द्वारा हो या कोर्ट द्वारा हो। सुलह समझौता, मीडिएशन जो है वो फेल ही हो जाता है इस तरह के झूठे मामले में। लेकिन पति के पास ये विकल्प रहता है कि अगर उसके रिश्तेदारों का नाम जो वहाँ से अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, कभी मिले जुले भी नहीं, आना जाना भी नहीं हुआ, उनका नाम अगर लगाया है तो वो उन्हें हटाने की मांग कर सकता है। बस कोर्ट में उसे सबूत देना होगा या पुलिस में मामला है तो वहीं पर सबूत देना होगा। और पुलिस को अगर ये लगता है कि इन लोगों का नाम गलत तरीके से दर्ज कराया गया है, इनका कोई रोल नहीं है, आसपास रहते नहीं है, ना मिलना जुलना है, शहर से बाहर रहते हैं या देश से बाहर रहते हैं, तो ऐसे परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों का नाम हटा दिया जाता है पुलिस द्वारा ही। उसके बाद अगर समस्या आती है तो सास ससुर के ऊपर या लड़का जो पति है उसके ऊपर जो आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया गया है उसके खिलाफ मामला क्वैश करने में या ख़त्म कराने में, उसका नाम हटाने में थोड़ी परेशानी आती है। लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आपको इनिशियल स्टेज पर ही क्वेश्चन की मांग करनी होती है ऐसे मामले में, अगर आपको लगता है कि एफआईआर झूठा किया गया है। क्वेश्चन में जाने के लिए पहले आपको ये देखना होगा कि किन सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है और उसके हिसाब से जो एप्रोप्रिएट हो उस सेक्शन के अंतर्गत आपको हाई कोर्ट में एफआईआर को क्वेश्चन करने की मांग करनी होती है, चाहे 482 सीआरपीसी हो या आर्टिकल 226 को लेकर हो। हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो आपके मामले को अगर लगता है कि गलत है या सुनवाई योग्य नहीं है, चलने योग्य नहीं है, तो वो उसे क्वैश कर सकता है। लेकिन पति लोग कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से वो अपने एफआईआर को क्वैश नहीं करा पाते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि चार्जशीट फाइल होने का, मामला कोर्ट में पहुंचने का और सुनवाई होने का इंतज़ार आपको नहीं करना है। इनिशियल स्टेज पे अगर आपको लग रहा है
कि FIR झूठा दर्ज हुआ है तो आपको क्वेश्चनिंग की मांग करनी चाहिए। क्वेश्चनिंग में जाने से पहले आपको सबूत इकट्ठा करने होंगे कुछ, जिस ग्राउंड पर आप उस FIR को क्वेश्चन करने की मांग कर रहे हैं। जैसे अगर रिश्तेदार बाहर रह रहे हैं, उनका नाम लगाया है, उनका नाम हटाना है, या 3 साल से अधिक समय हो गया अलग रहते हुए। DV के मामले में ये होता है, जो 3 साल, जिन मामलों में 3 साल की सज़ा का प्रावधान है उसे दर्ज कराने का भी 3 साल का ही समय निर्धारित किया गया है। जैसे DV के केस में महिलाएं 3 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद अगर मामला दर्ज कराती हैं तो वो सुनवाई योग्य नहीं होता है, उसे क्वैश कराया जाता है। ऐसे ही अगर सामान्य आरोप लगाकर महिला ने 498A का मामला दर्ज करा दिया है, जिसमें 498A के शामिल होने के इंग्रेडिएंट्स नहीं पाए जाते हैं, तो वो भी सुनवाई योग्य मामला नहीं होता है, वो भी क्वैश हो जाता है। इस तरह से आपको पहले FIR को पढ़नी है, ये देखना है क्या ग्राउंड बनता है, किस ग्राउंड पर आपको क्वेश्चनिंग में जाना है। क्वेश्चनिंग में जाने के लिए जो भी आपको सबूत लगाने होंगे वो जब आप क्वेश्चन करने की मांग करते हैं तभी आपको प्रूफ लगाने होते हैं। ये इंतज़ार नहीं करना होता कि ये मामला झूठा है क्योंकि हमारे पास पड़ोसी विटनेस हैं और रिश्तेदार विटनेस हैं, या हमारे फैमिली अदर मेंबर जो हैं, या जहाँ वर्क प्लेस था, जहाँ काम कर रहा था, वहाँ पत्नी ने अगर कुछ ऐसा बिहेवियर किया है, अभद्रता किया है, या कोई कलीग है आपका काम करने वाला साथ का, वो बयान देना चाहता है आपके फेवर में, तो आप इस बात का इंतज़ार नहीं करेंगे कि जब विटनेस की बारी आएगी, स्टेज पर आएगा विटनेस के, तो मैं इन गवाहों को पेश करूंगा वहाँ और उस आधार पर अपने FIR को क्वैश कराऊंगा। आपको इनिशियल स्टेज पे जब आप क्वेश्चन की मांग करते हैं प्रूफ देना होता है कोर्ट में, क्यों क्वैश कराना चाहते हैं और उससे रिलेटेड क्या सबूत हैं आपके पास। हाई कोर्ट को अगर लगेगा कि आपके जो एविडेंस दिए हैं, आपने जो सबूत दिए हैं उसमें दम है, वो उसमें सच्चाई है, और उनको देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि हाँ ये FIR क्वैश होने योग्य है। जो दलीलें, जो तर्क आपने दी हैं, ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे से करनी होती है, आपको कम शब्दों में अपनी बातों को बहुत सही तरीके से कोर्ट के समक्ष रखना होता है, साथ ही उससे रिलेटेड सबूत आपको देने होते हैं। जब क्वेश्चन की मांग करें तभी सबूत अटैच करके सही से ड्राफ्टिंग करके अपनी बातों को अगर कोर्ट के समक्ष आप रखते हैं तो आपका झूठा मामला बहुत ही आसानी से क्वैश हो जाता है। हाई कोर्ट से ही आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, लेकिन अगर हाई कोर्ट से भी आपका मामला क्वैश नहीं होता है तो फिर आपको उससे ऊपर अदालत में जाने का विकल्प आपके पास रहता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब तक चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती, मामला कोर्ट में नहीं जाता, सुनवाई होने नहीं शुरू हो जाती, तब तक मैं एविडेंस नहीं दे सकता, मैं गवाही देकर साबित कराऊंगा कि मेरी पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं वो सब झूठे हैं। अगर इन सब तर्कों के चक्कर में आप पड़े रहेंगे तो आपका केस खराब होता चला जाएगा। अब तो ऑडियो, वीडियो, व्हाट्सएप चैट और सोशल मीडिया के जो भी चैट हैं वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती हैं कोर्ट में एविडेंस के तौर पर। तो अब अगर पत्नी ने फ़ोन पर धमकियां दी है, झूठे आरोप लगाए हैं, चैट में ऐसी बातें एक्सेप्ट की है जिससे आप सबूत बनाकर अपनी बात को कोर्ट के समक्ष साबित कर सकते हैं, तो उन सब को आप प्रिंट लें और सबूत के तौर पर उन्हें अटैच करें अपनी पिटीशन के साथ। उसके बाद आप अपने मामले में अपने हक में सुनवाई बहुत ही आसानी से पालेंगे। इसीलिए बिना समय पैसा खराब किए आपको अपने केस की पैरवी बहुत अच्छे से करनी होती है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा लीगल नॉलेज रखें, थोड़ी अवेयरनेस रखें और एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट से मिलकर अपने केस की पैरवी कराएं। कहीं छोटी सी गलती, छोटी सी इग्नोरेंस आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देती है। आपको पनिशमेंट भी मिल जाती है, आपको लाखों की पेनल्टी कोर्ट में भरनी पड़ सकती है, या आपको लाखों रुपए मेंटेनेंस देना पड़ जाता है अपने पार्टनर को, सिर्फ इस अभाव में कि आप अपने बात को कोर्ट के समक्ष सही से रख नहीं पाए। बेहतर ऑप्शन यही है कि जो पैसा और समय आप बाद में कोर्ट के चक्कर लगाने में और धक्के खाने में खराब करते हैं, उन्हें इनिशियल स्टेज पर ही थोड़ा समय और एफर्ट और पैसा खर्च करके मामले को क्वैश करा के खत्म करा लें, ताकि आपको बहुत लंबी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको घर बैठे मिलती रहें। इस वीडियो को सुनने के बाद इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।